हाय लर्नर, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन जो कि सैम्पल पेपर का है, हमारे सेक्शन सी। कम क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किस तरह के सवाल जो हैं इस सेक्शन सी में आए हैं, जरा उनके ऊपर हम लोग नजर मारते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन है। हमारे पास जो है सेक्शन सी में टोटल देयर आर 12 क्वेश्चन, जिसमें से हमें कोई भी 10 क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं किस तरीके के सवाल जो हैं इसके अंदर हमारे से पूछे गए हैं। पहला सवाल है, टीचर ड्रॉ कर रहा है। केस स्टडी बेस हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे, हम लोग जानते हैं। अ टीचर ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग वेरियस प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बन रही है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने चार्ट तो पढ़ा ही होगा जब आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझा है। तो ये वही चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक जी हो गया। अब देखते हैं सवाल इसके ऊपर किस तरह के। पहला है कि आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जी। देखो ये प्रोसेस है एक तरीके से। एक्स को अगर हम देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है, आपका जो ग्लूकोज है, हाँ, तो इसमें नाम दिया हुआ है, जैसे हमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस का हमें नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। तो ये जो प्रोसेसिंग हमें देखने को मिल रही है, ये जो प्रोसेसिंग हम देखते हैं इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब वर्ड जो है ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना। तो एक्स तो हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस। एक्स जो है, देखिए एक्स क्या है हमारा, हमारा जो एक्स है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि यहाँ पे जो है C2H5O है जो कि एक इथेनॉल है। तो यहाँ पे बन रहा है क्या? इथेनॉल बन रहा है, और जो कि कहाँ पे बनता है? एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो उसके अकॉर्डिंगली वाई हो गया हमारा एरोबिक और जी हो गया हमारा एनारोबिक। ठीक है, ये इथेनॉल बनता है एनारोबिक में और वो बनता है एरोबिक प्रोसेस में। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक और फिर एनारोबिक। और कोई भी हमारा मैच जो है वो करेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्रैप साइकिल की बात इसके अंदर नहीं हो रही। वाई और जी हमारा ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ठीक है, तो ये क्रैप साइकिल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो हमारा करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। अगर देखते हैं प्रोसेस एक्स अकर्स इन। एक्स प्रोसेस कहाँ पे होती है? एक्स कौन सी प्रोसेस है? एक्स प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। और वाई जो अकर होती है वो कहाँ पे होती है? वाई जो अकर होती है वो आपके कहाँ पे देखने को मिलती है? दोनों ही, वो कहते हैं कि दोनों ही टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए अब जरा वाई प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो वाई है एरोबिक प्रोसेस, और एरोबिक प्रोसेस कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया हमारे से, इन विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस जी टेक्स प्लेस। देखिए जी क्या है? जी एक एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस किसमें होती है? यीस्ट के अंदर हमने पढ़ा है वहां पे। तो बैक्टीरिया, ह्यूमन यीस्ट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द प्रोसेस जी टेक्स प्लेस। अब देखिए जी अगर हम देखें जो कि एनारोबिक प्रोसेस है, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर जहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? जिसमें अनदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, उस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं हमारी मसल सेल्स में। तो ये इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एक और आया है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है एक चार्ट जो हमें बता रहा है कि देखिए एक स्टूडेंट है, दे टुक अ सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी। 4 मेटल्स हैं ए बी सी डी, एंड एडेड द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। एक के बाद उसने एक जो है सॉल्यूशन डालने स्टार्ट किए। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। जैसे कि आयरन उसने डाला, कोई मेटल है, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। कॉपर डाला तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन डाला कुछ नहीं हुआ, कॉपर डाला तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सल्फेट है। जिंक डाला तो कोई नो रिएक्शन, ये इसका मतलब है नो रिएक्शन। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ बी वाले के साथ, कॉपर के साथ नहीं हुआ, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसने हमें चार्ट दे दिया। अब देखिए पूछा क्या गया है। अब यहां पे पूछते हैं हमारे से कि भाई चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसके अंदर कौन सी है? तो देखो आयरन को अगर कोई डिस्प्लेस कर रही है, कॉपर के अंदर हमें कुछ नहीं देखने को मिला और नो रिएक्शन हमें सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सी होगी? देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लग रहा है। तो डिस्प्लेस कौन कर पाएगा? जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वही डिस्प्लेस कर पाएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन दिखेगा? कि जो ज्यादा वाली होगी, जो मोर रिएक्टिव होगी, जो मोर रिएक्टिव होगी हमारी, वो ज्यादा वाली को कम वाली को डिस्प्लेस कर देगी, है ना। मोर वाली जो होगी वो लीस्ट वाली को या कम वाली को उससे डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी। उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे बताना। तो देखो चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या ए वाली होगी? अगर ए वाली होती तो वो सबको हटा सकती थी, डिस्प्लेसमेंट आयरन को हटा देती। तो डिस्प्लेसमेंट एक ही में हुई है आयरन को, तो आयरन से ऊपर कॉपर तो नहीं है, जिंक भी नहीं है, बाकी में तो कोई रिएक्शन देखने को ही नहीं मिली, तो इसमें देखने को मिली, यानी कि जिसने आयरन को कर दिया वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। आगे देखिए, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट, ठीक है। कौन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है अपने इट्स सॉल्यूशन में से? तो देखिए कॉपर को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ द सल्फेट कौन कर सकती है? अब जरा टेबल को देखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, बार बार अगर समझना है तो कौन कर सकती है कॉपर को? जरा ध्यान से देखिए, कॉपर के लिए पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ द सल्फेट। तो देखो जरा बी कर सकती है, बी तो है ही है, ठीक है, बी तो कर देगी। और कॉपर को कौन कर सकता है? ये भी कर सकती है मेटल ए जो है, अगर इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला, डिस्प्लेस इसने किया, और एक ये तो कर ही देगी, ठीक है। तो ए होगा एक तो इसमें आंसर, एक ये कर देगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है ए वाली, और एक इसे। एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है पूरा, जो इससे ऊपर है वो इसको कर देगी। तो यहाँ पे जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है तो एक तो ये कर देगी, ठीक है। दूसरा बी वाली तो हमें देख ही नहीं कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो तो डेफिनेटली करेगी। तो बोथ ए एंड बी जो है, या फिर ए सिर्फ या फिर बी, अगर देखो ए भी कर रही है, ए तो कर ही रही है, डिस्प्लेसमेंट वहां पे लिखा हुआ है, तो ए और बी दोनों ही जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, बी ए सी डी, ए बी डी सी। देखिए सबसे ज्यादा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव तो बी है, और मोस्ट रिएक्टिव हमारा इन दोनों में है, या तो ए में होगा या फिर डी में होगा। तो ये दोनों तो वैसे एलिमिनेट हो गए हमारे आंसर, तो बचा कौन सा? बी और डी। तो बी के बाद ए होगी, ए ही होगी, और सी अगर मैं देखूं टेबल में तो सी कहाँ पे हमारा? सी जो है वो काफी नो रिएक्शन, उसमें तो कोई रिएक्शन देखने को मिली नहीं है, और इसमें भी एक डिस्प्लेसमेंट हुई बाकी में, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो आपसे पूछी गई है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे हम, तो किसके साथ जाएंगे? ए सबसे पहले बी आ जाएगा आपका, उसके बाद ए आ जाएगा, देन उसके बाद सी हो जाएगा, और उसके बाद डी हो जाना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू दी टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ जब हम जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा बन जाएगा, राइट। आप देखिए ना ध्यान से जरा कि अगर बी पे हम देखेंगे सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद हमारा बन जाएगा यहाँ पे ए, उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी जो है वो अकॉर्डिंग टू दी रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा। देखो रिएक्शन हो रही है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया बी को, और एक्स के साथ अपना कंपाउंड बना लिया। ए को किसने कर दिया? सी ने, और सी ने वाई के साथ कंपाउंड बना लिया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? सी हुआ। सी किसी में है? सी एक ही में है, तो मोस्ट रिएक्टिव सी हुआ, लीस्ट रिएक्टिव बी हो गया। आगे देखते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का केस स्टडी में, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच induces sensation of vision to our eyes. It becomes visible when it bounces off a surface and it hits our eyes. The phenomena of bouncing back of light rays, the same medium is striking a smooth surface, is called the reflection of light. A parallel beam of incident rays remain parallel even after the reflection and goes only in one direction, is known as a regular reflection. It takes place mostly in a plane mirror and highly polished metal surface. जैसे कि हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। The mirror outside the driver's side of a vehicle is usually a spherical mirror, ठीक है।
कॉन्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इज प्रिंटेड ऑन अ सच मिरर इज यूजुअली द वार्निंग व्हीकल्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा जो है वो इसमें पूछा गया, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज आउटसाइड द ड्राइवर साइड ऑफ द व्हीकल, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखिए, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, दिस मिरर कैन बी, no matter how far you stand from a mirror your image appears erect, the mirror can be plane convex, कौन सा मिरर कौन सा है, देखिए प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर जो होते हैं आपके वो कैसे बनाते हैं, आप कितनी दूर खड़े हो इमेज जो अपेयर होती है वो कैसी होती है, दोनों में ही इरेक्ट इमेज जो है वो हमें देखने को उसके अंदर मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर होगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कितनी होगी, आर पूछे तो एफ इजिकल्स टू आर बाई 2, ठीक है, तो आर कितना हो गया आपके पास 12 इजिकल्स टू आर बाई 2, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे हमारे जो सेक्शन सी से थे, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए हो, राइट। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।